नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं बात कर रहा हूं जीव विज्ञान की और कक्षा 12वीं की। वर्तमान समय के अंदर हमने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि हम आपके लिए पूरा पाठ्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उनको पूरा कराने के लिए हमने प्रयास किया है और आप लोगों तक हमारे वीडियो पहुँच भी रहे हैं। विद्यार्थियों, इस समय में आप लोगों को कुछ काम करने होंगे। पहली बात, जो भी नोट्स मैं आपको लिखवाता हूँ उसे अपने नोटबुक में लिखिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप इस वीडियो को देखेंगे और देखकर भूल जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, कुछ विद्यार्थियों का रवैया ये होता है कि चलो ठीक है देख लिया, हम बाद में वापस देख लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि परिस्थिति एक जैसी बनी रहे। क्योंकि आप ये अच्छे ढंग से जानते हैं कि आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले किसी ने ये कल्पना तक नहीं की थी कि इस तरह से लॉकडाउन का समय आएगा और हम सब लोग एक घर के अंदर कैद होकर रह जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा, समय कब कैसी परिस्थिति में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब अपने को जो चीज़ मिल रही है उसका सदुपयोग कर लें। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि नोटबुक उठाकर इसके नोट्स बना लेने हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, नोट्स बनाने के लिए आपने हमारे YouTube चैनल को चुना है तो हो सकता है कि आपके लिए ये उपयोगी ही होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो इसके साथ क्या करना है या किस तरह से जुड़ना है वो आपको ध्यान होगा। तीसरी बात यह है कि अपने उन मित्रों को भी इसकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आपको है, तो तुरंत प्रभाव से उन मित्रों को शेयर कर दीजिए। मैंने हमेशा कहा है, मैं लाइक के लिए और सब्सक्राइब के लिए जोर नहीं देता क्योंकि ये निःशुल्क है, लेकिन मैं ये जोर जरूर देता हूँ कि आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। मित्रों को बांटने से ऐसा होगा कि उनके अंदर कोई ज्ञान होगा या कोई प्रश्न होगा या कोई बात होगी, वो आपसे शेयर कर पाएंगे और ज्ञान बांटने से तो बढ़ता है। ये 3 काम आपको करने हैं। उसके बाद हम सीधे चल रहे हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारे पास में जो टॉपिक है, हम सभी लोगों को पता है कि हमें पढ़ना है जल का मार्ग। किसमें? पादपों में जल का मार्ग। क्या पढ़ना है? पादपों में जल का मार्ग। चलिए तो लिखेंगे पादपों में जल का मार्ग। जल का मार्ग का अर्थ क्या हुआ? यानी कि जो पादप हैं उनके अंदर पानी किस प्रकार से ट्रांसफर होता है। हमें पता है कि पानी कहाँ है, मूलतः जमीन में है या मूल जहाँ से ग्रहण करती है वहाँ पर है। आपको ये भी पता होगा कि पानी आसमान से भले ही बारिश के रूप में आ जाए, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण कहाँ आएगा? जमीन पर आएगा। आप कितनी भी गंदे पानी को अगर किसी पेड़ को डाल रहे हो, फिर भी पेड़ उसको गंदगी को ऊपर रख देगा और मिट्टी पानी को फिल्टर करके अंदर ले जाती है। ये क्षमता है कुदरत की, ये क्षमता है प्रकृति की। और आप लोग तो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता ही होगा कि कितनी अनोखी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं और कितनी अनोखी चीज़ें सारी दुनिया में हैं। एक बात और कहूँगा, जिन विद्यार्थियों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का चाहिए कि सर हमें तो नीट के लिए भी तैयारी करना है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि जो लैब असिस्टेंट के वीडियो मैंने इसमें डाल रखे हैं उनका आप अध्ययन आराम से कर सकते हैं, है ना। उनकी भी मैं लिंक आपके लिए शेयर कर दूँगा। तो देखिए, पादपों में जल का मार्ग किस प्रकार का होगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि मूल से लेकर मूल से पर्ण तक, कहाँ तक? पर्ण तक जल का प्रवाह, जल का प्रवाह। यही क्या है? यही क्या है? पादपों में जल का मार्ग है। तो लिख दीजिए, पादपों में जल का मार्ग मूल से पर्ण तक होता है। ठीक है। अब क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। क्या होगी? वाष्पोत्सर्जन की। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। और वाष्पोत्सर्जन होने से जल जो है वो मूल रोम से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? मूल में पहुँच जाएगा। ठीक है ना। कहाँ से? मूल रोम से होता हुआ, मूल रोम से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? मूल में पहुँचेगा। और मूल में आने के बाद वो तने में आएगा और तने से होता हुआ क्या जाएगा? वो पर्ण के अंदर चला जाएगा, पत्ते में चला जाएगा। इस प्रकार की क्रिया के लिए कौन उत्तरदायी हुआ? बोलिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उत्तरदायी हुई। यहाँ पर एक विशेष शब्द का उपयोग किया गया है, वो है पार्श्वीय प्रवाह। ये क्या बला है? ये क्या मतलब है? इसको समझ लेते हैं। पार्श्वीय प्रवाह का क्या मतलब है? जब जल मूल रोम से होते हुए पादप के पर्ण तक पहुंच जाए। कहाँ तक? पादप के पर्ण तक पहुंचे तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान देना कि पार्श्वीय प्रवाह किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्श्वीय प्रवाह के लिए अपन क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे कि जो मूल है उसका जो क्या है मूल रोम है वहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, पादप के ऊपरी पर्ण तक जाना है। ये जो प्रक्रिया है इसे हम क्या बोलेंगे, पार्श्वी प्रवाह। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि जल का जो मार्ग है वो कितने प्रकार का है, यानी कि जो जल का जो मार्ग है उसके प्रकार कितने हैं। तो मूलतः इसके 3 पथ हैं। कितने पथ हैं, मूलतः कितने पथ हैं इसके, 3 प्रकार के पथ हैं। सबसे पहले देसी दिमाग से याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखिए मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है, ये क्या है, कोशिका भित्ति है। ये 2 कोशिकाएं बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, 2 कोशिकाएं बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति कुछ मोटी होती है, हमको पता है ये मोटी होगी, यानी कि ये पूरी की पूरी कोशिका भित्ति है बाहर वाली। अब अगर कोई 3 प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि इसमें से जल प्रवाहित हो जाए, कोशिका भित्ति से होता हुआ या निर्जीव वस्तु से होता हुआ जल का मार्ग बन जाए। जब किसी भी पदार्थ के अंदर निर्जीव, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सजीव की नहीं, निर्जीव, तो इसे बोलेंगे हम, अगर निर्जीव से जा रहा है तो इसे बोलेंगे हम एपोप्लास्ट। मेरी बात को समझना, अगर निर्जीव यानी कि कोशिका भित्ति से होकर कोई जल का मार्ग बन रहा है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ये कोशिका नंबर 1 है और ये कोशिका नंबर 2 है। जब सेल 1 से सेल 2 या कोशिका 1 से कोशिका 2 में कोई जल जा रहा है तो जल का जो मार्ग हुआ वो एपोप्लास्ट हुआ। किसके माध्यम से गया, कोशिका भित्ति के माध्यम से गया है अथवा ये किसी भी निर्जीव पदार्थ के माध्यम से गया। बात नंबर 1। इसी प्रकार से बात नंबर 2 को देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा हो ही नहीं और वो सजीव माध्यम से चला जाए, सजीव माध्यम से का मतलब क्या हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा एपोप्लास्ट बन जाए। क्या बन जाए, एपोप्लास्ट। यानी कि ये देखिए एपोप्लास्ट का मतलब तो ये हो गया कि अपन ने क्या लिखा था कि एक निर्जीव से दूसरे निर्जीव के लिए कोशिका का स्थानांतरण हो रहा है। अब बीच कभी कभी कोशिकाओं के बीच में एक जगह बनी होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं इस जगह को, क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, इस साइड लिख देता हूँ। ऐसी जो जगह बनी होती है इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये जो जगह बनी हुई है बीच बीच में, अब ये क्या करता है कि अगर जल जो है इस प्लाज्मोडेस्माटा से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाए, जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश अगर इस मार्ग से करता है तो ये तो नंबर 1 था, तो नंबर 2 जो बनता है उसे हम बोलेंगे सिम। ये एपोप्लास्ट था तो सिम्प्लास्ट। इसको सजीव मार्ग भी बोलते हैं भैया, सजीव मार्ग भी बोलते हैं। मेरी बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जब कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका भित्ति में प्रवेश कर जाता है उसे बोलते हैं एपोप्लास्ट। जब कोशिका भित्ति नहीं, वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि 2 कोशिकाओं के बीच में जोड़ने वाला कोई छिद्र हो, उस छिद्र को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अगर वो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जाता है तो उसे बोलते हैं सिम्प्लास्ट। उसे क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। और ये एक प्रकार का, यूँ कह सकता हूँ कि ये एक प्रकार का सजीव माध्यम है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को सिम्प्लास्ट और इसका पता पड़ जाए। चलिए, अगर ये सजीव मार्ग, ध्यान देना, ये मार्ग कैसा है, सजीव मार्ग। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँ कि एक तीसरा मार्ग और हो, और वो हो रसधानी या जीव द्रव्य कला के द्वारा। अगर कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो ये 2 अंदर की जो परत बनी हुई है काले रंग की, वो अंदर वाली परत एक जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या रसधानी, दूसरी कोशिका की रसधानी को जब जल का स्थानांतरण करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रसधानी के द्वारा क्या होगा, जल का
स्थानांतरण होगा या पथ मार्ग होगा। तो जल के अगर अपने मार्ग की बात करें या जल के पथ की बात करें तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मैंने आपको समझाने की दृष्टि से एक प्रयास किया है। एक बार इसका पूरा समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। 3 परिस्थितियां, कोशिका भित्ति से जाता है एपोप्लास्ट, अगर हमारे पास में प्लाज्मोडेस्माटा से जाता है तो हम उसे बोलेंगे सिम्प्लास्ट, और सिंपल सी बात है कि रसदानी से जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? जीवद्रव्य कला से जाने वाला है तो जीवद्रव्य कला युक्त होगा। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना? क्योंकि कैसे याद रखोगे? अगर आपको याद रखना है तो इसका एक हिंट है, हिंट याद रखिए। इसका हिंट किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके लिए? जल मार्ग की बात। तो मैं जल मार्ग का एक हिंट याद रखिए। अच्छा बताओ, आप लोग अगर मान लो 1 दर्जन एप्पल खरीद के लेके आए, है ना, और उसका आपने रस बना लिया, बताओ रस कैसा बनेगा? भले आपने 1 दर्जन में 6 अलग कर दिया है, आधा 6 अलग कर दिए, उसके बाद में आपने रस बनाया, तो क्या वो जो 6 अलग किए उसका रस वैसा ही बनेगा जैसे 6 है? बिल्कुल, क्योंकि आप तो साथ में खरीद के लेकर आए ना। तो बताइए, अगर मान लो आपके पास में 1 दर्जन एप्पल हैं, 1 दर्जन एप्पल हैं, उसमें से आपने 6 एप्पल अलग करके जूस बनाया, उसका रस बनाया, और 6 का अलग रस बनाया, तो बताओ वो दोनों कैसे होंगे? एप्पल के रस कैसे होंगे? सेम होंगे। तो इसका हिंट बनेगा एप्पल के रस, एप्पल के रस सेम है। कैसा है? एप्पल के रस कैसे हैं? सेम है। एप्पल से क्या हो जाएगा हमारे पास में? एपोप्लास्ट, ठीक है। रस से क्या हो जाएगा हमारे पास में? रसधानी। और सेम से क्या हो जाएगा? बोलो, सिम्प्लास्ट। याद रह जाएगा, एप्पल के रस सेम है। सीधा सा शॉर्ट से याद रखना है, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन वापस शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए, अब इसको अपन लिख भी लेते हैं ताकि आप ये तीनों जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ, समझ में आ जाए। पार्श्व प्रभाव मैंने आपको समझा ही दिया है। चलिए, सबसे पहला आएगा हमारे पास में एपोप्लास्ट। लिखेंगे एपोप्लास्ट। जब कोशिकीय जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में निर्जीव ऑब्लिक कोशिका भित्ति के माध्यम से हो तो इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। सीधी सी बात है, एपोप्लास्ट किसे कहते हैं ये समझने वाली बात है। तो हम एपोप्लास्ट किसे बोल रहे हैं कि जब किससे हो? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सेल यानी कोशिका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के माध्यम से हो। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम पारकला भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? पारकला के नाम से जानते हैं। देखिए, अब अपने पास में क्या कंप्लीट हो गया? अपने पास में एपोप्लास्ट कंप्लीट हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एप्पल के रस सेम है, याद रहेगा, एप्पल के रस सेम है। अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो 3 पथ हैं उनको समझिए। दूसरा हमारे पास में कौन आएगा? तो सिम्प्लास्ट। दूसरा कौन आएगा? सिम्प्लास्ट। किसे बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। दूसरा आएगा सिम्प्लास्ट। और सिम्प्लास्ट में किसे बोलेंगे? जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण किसका? जल का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? जल का स्थानांतरण प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होगा। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। और तीसरा हमारे पास में आएगा रसधानी।
रसधानी में क्या होगा बोलो? तीसरा, जीव द्रव्य कला के माध्यम से, जीव द्रव्य कला के द्वारा, जब जीव द्रव्य कला के द्वारा क्या होगा, जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रसधानी के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर जो जल को अवशोषण कर रहे हैं उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक जल अवशोषण को प्रभावित किया जाता है। जल अवशोषण मतलब पानी का जो अवशोषण हो रहा है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे, आप लोगों को समझाने की दृष्टि से ठीक रहेगा। तब तक आप अपने मित्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। जय हिंद।